देश देशांतर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस समय भारत की यात्रा पर हैं। कल से हम उनकी इस भारत यात्रा के विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रहे हैं, आपको पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। और क्या है इस दौरे के निहितार्थ, मतलब क्या हासिल हो रहा है भारत को, क्या मिलेगा अमेरिका को, और जो साझा बयान दोनों देशों की ओर से जारी किया गया है उस साझा बयान में क्या क्या बातें कही गई हैं, इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे देश देशांतर के इस खास अंक में। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ सौम्यजीत रे हैं, आप जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मेरे साथ शीतल शर्मा हैं, आप भी जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे एम्बेसडर योगेंद्र कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। मैं सौम्यजीत आपसे शुरू करना चाहूँगा कि अब सब कुछ साफ हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मीडिया से बात की थी। उस वक्त तक तस्वीर साफ नहीं थी कि किन किन मुद्दों पर समझौते होंगे, किन किन विषयों पर बात आगे बढ़ेगी। एक मोटी सी तस्वीर पेश कर दी गई थी, लेकिन कल देर शाम जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गया और उसके बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। और अब राष्ट्रपति बराक ओबामा का जो ये दौरा है, जो आज ख़त्म होने वाला है, कल वो रवाना हो जाएंगे स्वदेश के लिए वाया सऊदी अरब। तो आपकी नज़र में वो कौन से विषय हैं जो महत्वपूर्ण रहे इस दौरे में? See, what I would like to believe is that something that was not done was more important in this case. You know, America regards climate change as a very important national security threat, a very significant national security threat. And India and the United States have failed to arrive at some form of agreement on climate change. What will happen in Paris in December, that the future will say. But then, not having an agreement on that does not speak well about that thing. See, another thing is nothing substantial on trade, on business, on bringing American business to India. One thing I should remind you, as I was doing yesterday, that the Prime Minister talks about Make in India. On the other hand, President Obama, as candidate Obama, had promised to put more Americans back to work and more private jobs created in America. Now, if those jobs come to India, he had said, and he had promised in 2008 and he had promised in 2012 to Americans that companies which will shift jobs away from American shores, all tax breaks for those companies will be taken away. So how Modi's, Prime Minister Modi's Make in India will be applicable to American companies? See, this has to be seen in a political perspective. The agreement is okay, the nuclear thing is okay, everything is okay. The other thing that I need to say is that there was nothing substantial regarding cooperation on terrorism. You know, the United States till the time would take Pakistan to task. Nothing substantial on terrorism can happen. मैं हूँ आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ एम्बेसडर योगेंद्र कुमार जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र कुमार जी। आप से हम कल भी बात कर रहे थे और आज अब सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि जो ये भारत अमेरिकी संबंध किस दिशा में बढ़ेंगे, इनकी जो नई इबारत कल से लिखने की कोशिश की जा रही थी और जो एक लंबे चौड़े जॉइंट स्टेटमेंट की शक्ल में हमारे सामने आई है, किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि सौम्यजीत रे साहब कह रहे हैं कि कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं हुआ इस दौरे में। मैं थोड़ा सा उनसे इतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा हुआ है उसकी महत्ता अगर देखी जाए, इस घटना की महत्ता देखी जाए, तो मैं समझता हूं ऐसी ही है जैसी कि नेहरू जी ने पहली बार विजिट किया था सोवियत यूनियन को 1955 में, जून 1955 में, और उसी साल ख्रुश्चेव बुल्गैरिन जो हैं
वो भारतवर्ष आए थे पहली बार अपने विजिट पे। तो एक इसी प्रकार से अगर आप देखें कि सितंबर में मोदी जी अमेरिका गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी जी। और उसके बाद जनवरी में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं भारतवर्ष में आए हैं, उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद और रिपब्लिक डे में आए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये डेफिनेटली दोनों लीडर्स की तरफ से एक मेजर एफर्ट है अपने रिलेशंस को अपग्रेड करने का और इसको एक डायरेक्शन देने का। और जो उन्होंने जॉइंट कम्युनिके वगैरह इशू किए हैं डिफरेंट, एक तो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, एक डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडशिप दिया है और एक विजन स्टेटमेंट फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन दिया है और इसके अलावा उनका जॉइंट स्टेटमेंट आया है। उसमें सब्सटेंशियल बातें तो बहुत कही गई हैं और मैं समझता हूं कि इसी वजह से इसका नोटिस भी लिया गया, जैसे चाइना ने इसका नोटिस लिया है एक तरीके से और पाकिस्तान ने भी लिया है इसका। और अगर इन लोगों ने नोटिस लिया है, इसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि ओबामा की विजिट जो हिंदुस्तान में हुई है उसकी वाकई कोई सिग्निफिकेंस है, जिसकी वजह से उनको उसका नोटिस लेना पड़ रहा है। जी, आप रहे हमारे साथ। मैं आऊंगा आपके पास योगेंद्र कुमार जी दोबारा। शीतल शर्मा, आप किस रूप में देख रही हैं, क्योंकि जो साझा बयान जारी किया गया है उसके 6-7 बुलेट पॉइंट्स हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही गई है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात कही गई है, होमलैंड सिक्योरिटी की बात की गई है, क्लीन एनर्जी, कोल एंड कोऑपरेशन और क्लाइमेट चेंज की बात कही गई है, ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया गया है और डिफेंस प्रोडक्शन को भी छुआ गया है। तो ये अगर हम देखें एक संपूर्णता के साथ टोटलिटी में, तो क्या संकेत देता है? संकेत ये कुर्बान साहब दोनों तरह के दे रहा है। अगर आप इस जॉइंट स्टेटमेंट को देखें तो जो कि काफ़ी औपचारिक रूप पे आती हैं, जिसको सारा जैसे अभी राजदूत साहब कह रहे थे कि सारे विश्व की तो नहीं कह लीजिए पर हमारे पड़ोसियों की जरूर इस पे नज़र भी है और वो भी काफ़ी पेचीदगी से इसको स्क्रूटनाइज कर रहे होंगे। जो ये स्टेटमेंट है, जो जितने भी इश्यूज इसमें चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नया इशू है। ये इशू हमारे काफ़ी दिनों से अमेरिका के साथ चल रहे हैं और इन पे मतभेद भी थे। हालांकि कुछ हद तक कहा जा रहा है कि डिफरेंसेस आयरन आउट हो रहे हैं, पर वो किस हद तक कार्यान्वित होंगे वो है, क्योंकि जो IAEA की स्क्रूटिनी में मतलब अमेरिका ने अपनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हटाई है, या जो इंडिया ने एक एस्केप रूट दिया है एक्ट को, लायबिलिटी एक्ट को, ये एक तरीके से फैसिलिटेशन किया गया है एक दूसरे के साथ करने के लिए। हालांकि ये पेचीदा मुद्दा पिछले 5 साल से अड़ा हुआ था जी। अब उसके आगे क्या, क्योंकि जो एक्ट है हमारा वो सिर्फ अमेरिका के लिए थोड़ी ना है, वो तो फ्रांस पूरे विश्व के लिए है। अगर कोई भी यहाँ पे आता है, चाहे फ्रांस आता है चाहे रशिया आता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिकन कंपनी जो थी वही प्राइवेट कंपनियां हैं, तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास इतनी धन संपदा इन इवेंचुअलिटी में खुदा न खास्ता कुछ गलत हो जाए तो उनके लिए इतना डोल आउट करना बहुत मुश्किल था। इसलिए इनको फैसिलिटेट करके एक दूसरे तरीके से एंट्री दी गई है 1500 करोड़ की एक राशि बनाकर। पर इन मुद्दों पे तो आगे चर्चा होगी, या इतना आसान भी नहीं होगा कि भाई रिएक्टर्स आप इतनी आसानी से खरीद लेंगे। कुछ चर्चाओं में ये भी पता है कि अमेरिका ने जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए हैं 30 साल से तो उनको कोई टेस्ट नहीं कर पाया है, इसे बनिस्बत बाकी कंट्रीज़ के। इंडिया की भी अपनी टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है, प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। तो ये चीज़ देखी जाएगी कि इसमें कुछ अच्छा भी आ रहा है, डिफेंस डील पे हो रही है, पर कुछ चीज़ें अनकही आ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुद्दों पे टच नहीं हो पा रहा। जैसे एक आम आदमी के लिए इसमें से क्या टेक अवे है। मान लीजिए 17 CEO उस कंट्री से, 17 CEO यहाँ से मिलते हैं, ताज पैलेस में बैठते हैं। कहीं ना कहीं सारी चर्चा एक बड़े एलिट सर्कल में चल रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा जोर जा रहा है। लेकिन अगर भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं तो वो तो आम आदमी का भी कंसर्न नहीं, बिल्कुल वो पहुंचेंगी। पर मान लीजिए पिछले 3 दिनों से आप कोई भी चर्चा जैसे टीवी पर चल रही है, जो जितना भी मेजर प्रोपोर्शन है 99% जो है वो US इंडिया इस विजिट के ऊपर चल रही है। अब एक आम आदमी आप सोचिए, एज ए समाज शास्त्री मैं अगर इस चीज़ को कहना चाहूँ तो वो इससे अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करेगा, क्योंकि भारत की कितनी आबादी गरीब है, भारत की कितनी आबादी रूरल एरियाज में रहती है। उनको न्यूक्लियर डील से या डिफेंस डील से, इन चीज़ों से क्या एक डायरेक्ट संबंध स्थापित हो पा रहा है।
दोनों लीडर्स की अपनी अपनी पॉलिटिकल गेम प्लान भी चल रही है साथ में। जैसा अभी सौम्यजीत ने कहा कि कैंडिडेट जिन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे इतने ज़्यादा जॉब्स जनरेट करूँगा, या मोदी जी ने जो यहाँ कहा कि भाई मैं यहाँ पे प्रगति या विकास लेके आऊँगा, तो कहीं ना कहीं दोनों एक बड़े पॉलिटिकल गेम प्लान के अंदर मूव कर रहे हैं। उसमें एक आम आदमी के लिए क्या रह जाता है? उन्होंने कहा मेड इन अमेरिका को मैं प्रमोट करूंगा और उसके लिए मैं $1 बिलियन भी अभी उन्होंने ताज में स्टेटमेंट दिया है और उसको पुश करूंगा जिससे कि वहां के एक्सपोर्ट्स इंडिया में आए। आउटसोर्सिंग के खिलाफ हो रहे हैं वो लोग, है ना। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दें और यहाँ पे भी जॉब जनरेट कर दें। तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक लेवल पे मुद्दे आपस में टकरेंगे जी। और उस समय ये बात आएगी कि कितना हम डिलीवर कर पाए। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। सौम्यजीत, आप काफी निराशा में लग रहे हैं, क्या कारण है आखिर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए तरह की केमिस्ट्री बनाई है राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ। बड़े इनफॉर्मल होकर के वो मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और ये ऐसा संबंध भारत और अमेरिकी नेताओं के बीच पहले नहीं थे। See, I'll tell you something. America has never insisted, had rather, if I may use the term, seldom insisted that its friends should be democratic. For the first time, George W. Bush had insisted that. If I may say this, that Barack Obama, despite his opposition to George W. Bush on everything, has continued that recognition that Bush gave to India as a successful democracy, and that is why he came on Republic Day, which reasserts India's democratic identity, because the constitution was adopted on that day. The thing is that I am not very enthusiastic because Barack Obama has a domestic constituency to answer to. Fine. And he cannot go against that, because he, above all, the president is a politician as well. Fine. So that is there. And another thing I was seeing in the morning, that China was it has ridiculed this visit of, sort of ridiculed this visit of Barack Obama to India. Now, what do I say? America had always for China, it was their own reason. Yeah, see, America had always wanted India to give up its Cold War baggage. But was America, the United States itself, prepared to give up its Cold War commitments? America's closeness to Pakistan, closeness to China are its Cold War relics. China knows that even if I ridicule the president's visit to India, the American president's visit to India, I mean, I can get away with that, because neither will America say anything, nor will India do anything. Fine. So this has to be, India has to realize this, that America, I'm repeating this, that America has insisted India to give up its Cold War baggage. Now the Soviet Union is not alive, it was long dead. So India's ally during the Cold War days is no more. But चलिए, हम इतिहास से बाहर निकल कर भी कुछ सोचें और बात करें। योगेंद्र कुमार साहब, जो ये मुख्य बातें कही जा रही हैं जॉइंट स्टेटमेंट में, जिसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट को लेकर के जो मामला फंसा हुआ था, वो उसे ब्रेक थ्रो बताया जा रहा है, बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब दरवाजे खुल गए हैं, अमेरिकी कंपनियां आ सकती हैं, भारत के पास भी ये ऑप्शन होगा कि वो न्यूक्लियर क्लब में जिस देश के साथ चाहे वो उससे खरीद फरोख्त कर सकता है अपने रिएक्टर्स की। इसके अलावा जो व्यापार का मामला है, उसके बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं। कितना मटेरियलाइज होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे क्लाइमेट चेंज का मामला है, उसका कोई जिक्र ही ज़्यादा हमको सुनने को नहीं मिला। इस मायने में आप इस दौरे को किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं थोड़ा हट के बात बोलूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि क्लाइमेट चेंज पे कोई कमिटमेंट जो है
आई एम सॉरी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी. Am I audible? जी जी बिल्कुल, आपको आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ I रही think है. there's some audio problem. जी Yes, okay. आप यू कैरी ऑन. जी हाँ. So मैं कह रहा था कि ये जो क्लाइमेट चेंज पे कोई कमिटमेंट का उन्होंने कोई डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव उनका नहीं था. हालांकि ये जरूर है कि दोनों ने ये कमिटमेंट किया है अपने जॉइंट स्टेटमेंट में कि जो है वो पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए दे आर कमिटेड. तो इस प्रकार से अब क्या एक्चुअल सेटलमेंट हो, मतलब इंडिया का एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, ये तो नेगोशिएशन की बात है और इसके ऊपर अभी नेगोशिएशन शुरू होंगी. इसमें मतलब जो है समझ लीजिए अब नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी इस पे. लेकिन इसके अलावा जो जैसे न्यूक्लियर लायबिलिटी वाला इशू है, आई थिंक इस पे तो भाई दोनों लीडर्स ने कह दिया इस बात को और ऑफिशियल लेवल पे भी कॉन्फर्मेशन आ गया है दोनों तरफ से कि ये जो इशू है न्यूक्लियर लायबिलिटी का इशू दोनों के सेटिस्फैक्शन के साथ रिजॉल्व हो गया है. तो इसके फायदे तो नेचुरली बहुत हैं. मतलब आप न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारा मेन एक प्रोग्राम है रिन्यूएबल एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का, तो उसमें ये भी एक बड़ा हिस्सा उसका बनेगा. और इसके अलावा जो है उन्होंने जो प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि जो ये 4 जो ग्रुप्स हैं NASG वगैरह जो हैं, उसमें उनकी जो एंट्री के लिए उन्होंने अर्ली रेजोल्यूशन जो है उन्होंने कहा कि इसके हम अर्ली रेजोल्यूशन करेंगे. तो ये जो है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है. एक तो हमारे देश की इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बहुत सिग्निफिकेंट है ये, क्योंकि एनर्जी का जो इशू है उन्होंने बार बार अपने जो अभी CEO फोरम हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे कमिटमेंट है कि भारत के साथ कोऑपरेशन किया जाए ताकि जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं पर्टिकुलरली विलेजेस में और जो पूर्व सेक्शन सोसाइटी है उन सबको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है मिलने में अमेरिका जो है कोलैबोरेट करे हिंदुस्तान के साथ. ऑफ कोर्स अमेरिका हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो हम खुद करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसका एक बड़ा भारी इसका हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है. इसके अलावा जो भारतवर्ष जो एक किस्म से जो न्यूक्लियर अपार्थाइड सिचुएशन में था अब तक, क्योंकि हमने NPT को साइन नहीं किया था जी. और हम लोगों को जो है इस वजह से जो टेक्नोलॉजी डिनाई हो रही थी हमको खासकर न्यूक्लियर सेक्टर में, और इसके अलावा जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जिस पे उन्होंने हम लोग जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो उसके रास्ते खुलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है. और बाकी जो बात है कि ये सही बात है कि शीर्ष स्तर पर जब विदेशी नेता बात करते हैं तो उनके बात करने के ढंग कुछ और होता है, लेकिन दोनों ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जो CEO का भाषण हुआ था, दोनों की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने काफी जोर देके बात कही कि हमारा जो भी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है उसका मेन फोकस होगा इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का. और जो प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि ना वो उनका इसकी रिक्वायरमेंट न केवल भारतवर्ष में है कि भारतवर्ष में जो पॉवर्टी एलिविएशन है उसमें इस इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का एक जो है इफेक्ट उसका जो है मतलब डायरेक्ट इफेक्ट उसका जो है प्लान किया जाएगा. योगेंद्र कुमार जी, इस प्रकार से कोलैबोरेशन जो है वो अमेरिकी सोशल इंक्लूजन में भी जी जो है वहां पे जो मतलब जो पॉवर्टी एलिवेशन का जो उनका जो वो है मतलब ऑब्जेक्टिव है उसमें मदद मिलेगी. तो मतलब जो बात आपके दो पैनलिस्ट कह रहे हैं उनमें काफी जोर है, इसमें कोई शक नहीं है. नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं योगेंद्र कुमार जी, आप तो खुद राजदूत रहे हैं, आप जानते हैं, डिप्लोमेसी को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से. अमेरिकी मीडिया में इस दौरे को कोई अहमियत नहीं दी गई, बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही संक्षेप में वहां पे इस दौरे के बारे में खबरें आई हैं. दूसरी चीज ये कि एक बात ये कही जा रही है कि अब ये लेम डक गवर्नमेंट है, बराक ओबामा साहब, इनका जो अगले 1.5-2 साल का कार्यकाल है, इस गर्मियों से वहां चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. तो जो वायदे वो हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ कर रहे हैं, उनको वो अपनी कांग्रेस में क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे. क्या कहेंगे आप? जी, इसमें 2 बातें हैं. अमरीकी जो लेट्स से इंटेलिजेंसिया है या अमरीकी, सॉरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको साफ आ रही है आपकी आवाज. अच्छा, ओके जी. तो अमरीकी जो मतलब पब्लिक है, जी हाँ, अमरीकी जो पब्लिक है उसका नेचुरली दृष्टिकोण दूसरा है और भारतवर्ष की जो पब्लिक का दृष्टिकोण दूसरा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये बात जाहिर है कि जब ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन का अग्रीमेंट जब कार्यान्वित होगा उसका जरूर उसका एनालिसिस वगैरह होगा वहां पे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई शक नहीं है. जैसे ये हुआ, फिर जब इंडिया के लिए जब उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वगैरह MTCR और जो ग्रुप्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेस्टर्न ग्रुप जो हैं, जब उनमें उनकी एंट्री के लिए बात होगी
तो उसका नेचुरली उसका एनालिसिस वगैरह डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने यह भी कहा कि जो एपैक की मेंबरशिप के लिए उन्होंने इंडिया का इंटरेस्ट को वेलकम किया है जी। और इस तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीजें जो है एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे काफी सिग्निफिकेंस रखती हैं। ठीक है। और इसका जो है नोटिस अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन कांग्रेस सभी लोग लेंगे। जी। जहां तक लेम डक की बात है, उससे मुझे ये कहना है कि जो उन्होंने वायदे किए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती। उनका जो है, और इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के आधार पर ये सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसा ही मुझे उनकी बात से लगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है या डायरेक्टेड जो है मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे हो, ये सब तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है जी। और उसमें ही वो जो है नेचुरली वो काम उसको कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात और भी कहूंगा कि जी जी कहें आप जी। आई वांट टू मेक वन मोर पॉइंट जी। वो ये कि जी जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमिग्रेशन रिफॉर्म अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, तो उस पर कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने कहा था हम इसको अपोज करेंगे, लेकिन मतलब यह कि उसको अपोज करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे भारतवर्ष है उसके साथ जो मित्रता की जो मतलब जो पॉलिसी है जी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर बाईपार्टिसन सपोर्ट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि छोटे मोटे ये मुद्दे जरूर जाएंगे, क्योंकि दो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो चाहे आईपीआर इशू है, ठीक है, चाहे जो है उसमें वो जैसे उन्होंने अमेरिकन जो कॉकस के वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन कॉकस के वाइस प्रेसिडेंट ने लेटर योगेन जी मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, लिबरलाइज कराई है अमेरिका इंडिया में आकर के। ये जी 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 शीतल जी, अभी आपने दोनों तरफ के तर्क सुने, आपने सौम्यजीत को भी सुना और योगेन जी को भी सुना, और आप जो कह रही थी वो आप बीच की बात कह रही थी। लेकिन अगर इसका सही मायने में मूल्यांकन करें तो फायदे का सौदा रहा या घाटे का सौदा रहा अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं आप मुझसे कि बिल्कुल परसेंटेज या ग्राफिक्स में तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगी, तो मेरा उत्तर वही रहेगा कंसिस्टेंटली कि एट द फेस ऑफ इट आप इसको काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स हैं, बट रियलाइजेशन में और आगे कार्यान्वित करने में उनको जो समय लगेगा या जो कठिनाइयाँ आएंगी वो इतनी जल्दी हल होने वालियों में से नहीं है। और जो एक बात काउंटर टेररिज्म की रह गई, जो हमारे पर्सनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें जिक्र किया गया है जमात-उद-दावा, डी कंपनी, हक्कानी नेटवर्क, सबका नाम लिया गया है, काफ़ी लिए गए हैं जी। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान से यूएस अपने को बाहर खींचता जा रहा है, नाटो फोर्सेस जा रही हैं, और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब उसके बारे में तो कुछ इतना ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये जग जाहिर बात सी हो रही है जी। अब मान लीजिए कि हम एकदम से एक्सपोज हो जाते हैं, मान लीजिए तालिबान पाकिस्तान जो है अगर इधर इससे कंट्रोल नहीं हो पाया तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और उसमें कोई क्लियर कट बात नहीं हुई है। तो इसमें हमें तो डरने की या थोड़ी सी चिंता करने की बात तो हमारे लिए आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल शर्मा, सौम्यजीत रे और योगेंद्र कुमार साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देश देशांतर के इस खास अंक में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।